हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स अतुल्या 2022। जो प्रीलिम्स का आपका टारगेट कर रहा है 2022 का, जो जून 5 को हो रहा है, उसके अंदर प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमी के हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स है। अगेन ये आपके तो करंट अफेयर इकोनॉमी के, वैसे आपने कुछ वीडियोस तो देख लिए होंगे, पर जो करंट रिलेटेड आपके एस्पेक्ट है वो हम कवर कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल के अंदर क्या हुआ है, तो इकोनॉमी बहुत डाइवर्स है आपका। एग्रीकल्चर हमने अलग से कवर करा था, उसका एक्सटर्नल सेक्टर भी अलग से कवर करा था। अब हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं आपका। तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसके बारे में देखेंगे। किस तरीके से क्या क्या इंडाइसिस हैं, क्या सर्वे ने कहा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, न्यूज़पेपर्स में क्या क्या रिपोर्ट आई हैं, कौन कौन सी किसी पर्टिकुलर पीएसयू को आपका महारत्ना बनाया गया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो वो कौन सी ऐसी पीएसयू थी, कितनी महारत्नास हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी बेनिफिट्स होते हैं, तो वो सब मैं टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा इन 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत सारी डायमेंशंस आपको इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर में जो भी आपकी हुई है, क्या स्कीम्स हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, वो सारी मैं आपसे शेयर करूंगा। और कुछ इंडस्ट्री में भी स्पेसिफिक, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत वाइड है आपका, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो वो जो छोटी छोटी कुछ इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी तो नहीं कहूंगा मैं, काफी सारी लेकिन इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके बारे में स्पेसिफिक अगर हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ आपके इंटरवेंशंस हैं, स्कीम्स हैं, वो मैं अलग से एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेक्सटाइल सेक्टर में, स्टील सेक्टर में बहुत सारी आपकी पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स ऐसी आपकी लॉन्च करी गई हैं, तो वो मैं अलग से आपके साथ कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वो मेरा अलग लेक्चर होगा। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का दूंगा कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल आपका सेक्टर की क्या हालात है आपकी, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी आपका इंडस्ट्री आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, एंड थर्ड आपका आ जाता है सर्विसेज आ जाता है। तो एक बार स्टैट्स देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से चल रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी अगर होती है। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंट, अगर हम देखें तो 2018-19 में आपका ठीक ठाक चल रहा था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका 5.3% पे था आपका। पर 2019-20 में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका डिक्लाइन हुआ। आपका एंड मूवमेंट में जो आपका लास्ट क्वार्टर था वो आपका काफी वर्स गया था। तो ओवरऑल भी वैसे थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ सम डोमेस्टिक रीजंस एंड मेनी एक्सटर्नल रीजंस आपका। तो उस टाइम पे भी आपका स्लोडाउन चल रहा था। लास्ट क्वार्टर आप देख सकते हैं कि 2020 का है, तो यानी कि कोरोना वायरस आ गया था आपका। तो चाइना से भी हमारी काफी रिलेटेड आपकी डिपेंडेंस रहती है आपकी। तो चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, तो ट्रेडिंग बंद हो गई थी उस टाइम पे, वर्ल्ड केम टू एन हॉल्ट। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर में आपका जो 2020 का था आपका, यानी कि जैन टू मार्च, उसमें काफी आपका लॉस रहा था इंडिया को। तो उसके चक्कर में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका डिक्लाइन गया -1.2। फिर उसके बाद 2020-21 तो पूरा ही वर्स गया आपका, -7% आपका। सारे सेक्टर्स में आपका एग्रीकल्चर शाइनिंग स्पॉट था, जो कॉन्स्टेंटली आपका अराउंड 4% पे आपका ग्रो कर रहा था। ये 2020-21 का था। और 2021-22 में देखा जाए तो आपका ये प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग आपका कि 11.8% पे ग्रो करेगा। एक तो ये भी चीज है कि बहुत लोगों में जोश है कि चलो अब इकोनॉमी अब ओपन हुई है, हम दोबारा से पिछले साल का कंपनसेट करेंगे। साथ में बेस ईयर का भी इफेक्ट होता है। बेस ईयर का इफेक्ट यही होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो रिलेटिव होती है। तो पिछले साल में तो नेगेटिव था, अब यानी कि इस साल में आपका, यानी कि 2021-22 में अगर आपने नॉर्मल भी ग्रो करा है तो वो रिलेटिवली आपका अच्छा आ जाएगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 5.3%, देन -1.2%, -7% एंड 11.8%, ये आपका जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम देखें तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। तो जैसे मैंने बताया था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीवीए, इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR of 4.5% बिटवीन 2011-12 टू 2019-20। तो ये आपका 2011 से 12 के बीच में, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 2011 जो इस साल हुआ है वो भी मैं आपको इंक्लूड करा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं कि 2011-12 से लेकर 2019-20 तक आपका जो CAGR की जो ग्रोथ हुई थी वो 4.53% पे हुई थी। वेल द टोटल जीवीए ग्रू बाय CAGR ऑफ 5.6% ओवर द सेम पीरियड आपका। तो ये आपका है कि टोटल जीवीए एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, अगर उसमें आपका देखें आपका तो कांस्टेंट प्राइसेस में, और या फिर आपका ओवर द सेम पीरियड। तो ये आपके स्टैटिस्टिक्स हैं। तो यानी कि 2011-12 से लेकर 2019-20 तक काफी अच्छी ग्रोथ हुई थी। द शेयर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द नॉमिनल जीवीए एट करंट प्राइस वाज 25.9%।
इन 2020-21 आपका। एग्रीकल्चर का देखें तो आपका 18% था, इसका हो गया 25% हो गया, तो ये आपका कितना हो 43 हो गया, तो यानी कि 57 आपका सर्विस का हो गया। ये सर्विस हो गई, ये इंडस्ट्री हो गई, ये आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर है, तो ये भी आपका स्टार्ट देख लेना, और ये भी देख लेना कि 2011-12 से लेकर 2019-20 के बीच में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ग्रोथ कर रहा था। वाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिकवरिंग एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11.8%, जो मैंने आपको बताया कि ये आपका एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2021-22 में बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इंडस्ट्री शेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 28.2%। तो 25% आपका ऑलरेडी आपका शेयर है, और ये लग रहा है कि इस साल आपका 2021-22 का अगर हम बात करें तो उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ होगी, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर आपका 11.8% हो जाएगा। In 2020-21, the share of manufacturing fell to 14%, but is expected to improve to 15% in 2021-22। और अगर इंडस्ट्रीज में भी अगर हम आपका मैन्युफैक्चरिंग देखें आपका, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री नॉन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी आपकी होती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात देखें जो आपका मेजर कंपोनेंट होता है, सो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फेल टू 14%, बट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू इम्प्रूव टू आपका 15% आपका इन 2021-22 आपका। तो ये आपका ग्रोथ रेट है कि किस तरीके से आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है, क्या उसका शेयर है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कितना ग्रो कर रहा है, कितना उसका शेयर है, तो उसके बारे में ये आपका ग्रोथ रेट है आपका। साथ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो बता दिया आपका, साथ में 2020-21 में अगर हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस वाज द ओनली सब सेक्टर दैट एक्सपीरियंस्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 1.9% आपका। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे आपका जो 2022 जनवरी में आपका रिलीज हुआ था, उसने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, तो ये आपके कुछ इकलौते ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, तो इन्होंने मिलकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका किसने हुआ है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस होगी, वाटर सप्लाई हो गया एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, क्योंकि साहब लॉकडाउन हो गया था तो सारी जनता आपकी घर पे बैठी थी, तो उन्होंने क्या करना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, गैस यूज करनी है कुकिंग के लिए, क्योंकि और साथ में आपका वाटर सप्लाई आपका यूज हो रहा था। तो आपको याद भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी कितने ज्यादा बढ़ गए थे कुछ सिटीज में, आपका मुंबई वगैरह में ये हो गया। तो ये सारी यूटिलिटी सर्विसेज में तो आपकी पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी, बट दैट टू 1.9% हुई थी आपकी। In 2021-22, the manufacturing sector is expected to grow by 12.5%. माइनिंग है, अगर 2021-22 का अगर हम देखें, जिसमें आपका ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका 11.8% पे आपका ग्रो करने की बात करी जा रही है आपका। So in 2021-22, the manufacturing sector is expected to grow by 12.5%, mining and quarrying by 14.3%, construction by 10.7%, एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई बाय 8.5% आपका। तो ये आपका 2021-22 में आपका करा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका ग्रो करेगा 12.5% से, माइनिंग एंड क्वेरिंग आपका है 14.3%, कंस्ट्रक्शन बाय 10.7% जो आपका वर्स्ट हिट आपका सेक्टर था, एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई बाय 8.5%। तो ये आपके ग्रोथ रेट के बारे में है। तो एक तो हमने ग्रोथ रेट के बारे में देख लिया, शेयर के बारे में देख लिए कि कितना ग्रो करेगा, क्या शेयर रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। अब एक और स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं, वो है आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सो इट इज द ग्रॉस एडिशन टू फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये आपका है ग्रॉस एडिशन टू फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स आपके जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, उसमें कितनी एडिशन हुई है, वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अगेन हियर द टर्म फिक्स्ड इज इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग 2019-20 द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टोटल GFCF in the economy at the current price was recorded at 30% आपका, which is slightly lower than 31% in the previous financial year। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में हल्का पुल्का आपका थोड़ा सा डिक्लाइन हो ही रहा था पहले से भी। अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें आपका, तो ऑलरेडी हल्का सा डिक्लाइन हुआ था आपका 31% से 30.1% पे। Within the industrial sector, share of manufacturing in GFCF was 51%, followed by electricity at 23%,
कंस्ट्रक्शन एट 21% एंड माइनिंग विद 5% आपका। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ही बात करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर था आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, जो 50% से था। तो ये आपका देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कितना डोमिनेट करता है आपका। इलेक्ट्रिसिटी 23%, कंस्ट्रक्शन 21%, ये आपका है। साथ में क्रेडिट के बारे में देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्रेडिट का क्या सिनेरियो है आपका, क्रेडिट इन इंडस्ट्री। सो द ग्रॉस बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर was recorded a growth of 4% in October 2021 year on year basis compared to a negative growth of 0.7% growth। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज क्योंकि खाली बैठी थी तो कोई क्रेडिट दे नहीं रहा था, तो उसके बाद रिवाइवल हुआ तो आपका 4% पे आपका आया। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नॉन फूड क्रेडिट स्टूड एट 26% इन अक्टूबर 2021। तो ये आपका द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नॉन फूड क्रेडिट स्टूड एट 26% इन अक्टूबर 2021। तो ये तो हमने बेसिक स्टैट्स देख लिए, पर अभी भी काफी सारे आपके कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, 4 टाइप के इंडिकेटर्स हैं, और आरबीआई ने भी आपका एक नया इंडिकेटर लॉन्च करा है, तो उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो सबसे आपके कॉमन है कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके बारे में तो देख ही लेते हैं। आईआईपी हो गया आपका, तो ये देख लेते हैं आपका। तो इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 8.4% ऑफ आईआईपी इन 2020-21 आपका। तो 2020-21 में आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका डिक्लाइंड बाय 8.4%, तो नेगेटिव आपका ग्रोथ हुआ था उसमें आपका। इन अप्रैल नवंबर 2020-21 आपका 21-22 the IIP grew by 17.4% as compared to minus 15.3% in the corresponding period of the previous year। तो आप देख सकते हैं कि 2020-21 में अगर हम देखें तो आपका नेगेटिव आपका 15% आपका ग्रोथ हुआ था, एंड 2021-22 में आपका अगर इनिशियल अगर मंथ में देखें आपका तो आपका पॉजिटिव में आपका 17% ग्रो हुआ था आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ चल रहा है। द आईआईपी ऑल्सो प्रोवाइड्स डेटा फॉर 23 सब ग्रुप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो 23 सब ग्रुप हैं आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उनका भी ग्रोथ देता है। ये मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि आपका अगर इन केस क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी आपका इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है उसमें बेस इफेक्ट आपका, जो ये टर्म बेस इफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके चक्कर में आपका रिवाइवल हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपका हुआ है, तो इसके एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है सच में आपके एब्सोल्यूट नंबर पे ग्रोथ हुई है या फिर रिलेटिव के चक्कर में आपका ग्रोथ हुई है। सो अगेन 23 सब ग्रुप का भी डेटा प्रोवाइड करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2021-22 ऑल द 23 सेक्टर्स रिकॉर्डेड अ पॉजिटिव ग्रोथ। तो पिछले साल के स्टार्टिंग का जो आपका मंथ थे तो उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी सारे 23 सेक्टर्स में आपका। द मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स लाइक टेक्सटाइल्स, ये अलग से डिस्कस करेंगे, वेयरिंग अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स स्टेज स्ट्रॉन्ग रिकवरी। जो आपका मोटर व्हीकल्स का सेक्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो मैं अलग से आपका डिस्कस करूंगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का आपका जो सीरीज होगी। इट इज कंपाइल्ड, और अगर हम आईआईपी की एक बार बात कर ले तो अगेन इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आपका, मोस्पी जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर एक आपका ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो अगेन ये मंथली बेसिस पे आपका पब्लिश करा जाता है, कंपाइल करा जाता है, एंड इट इज पब्लिश्ड 6 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ एंड आपका। तो हर मंथ आपका पब्लिश करा जाता है, पर रेफरेंस मंथ आपका मतलब ये लगा लीजिए कि आपका अगर अप्रैल चल रहा है आपका, और अप्रैल में अगर कोई डेटा आपका रिलीज करा गया है आपका अप्रैल 1 को अगर आपका डेटा रिलीज करा गया, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी अप्रैल का ही डेटा है, वो 1.5 महीने पहले का डेटा है आपका, पर हर मंथ आपका इस तरीके से ऐसा रिलीज करा जाता है आपका। तो अगर अप्रैल 15 को जो डेटा आपका रिलीज करा है तो वो आपका ये लगा ले कि फरवरी पूरे फरवरी का आपका डेटा आपका प्रोवाइड करा जा रहा है। तो फरवरी आपका कंप्लीट हुआ, उसके 1.5 महीने बाद आपका 6 वीक्स मतलब आपका हो गया 1.5 महीना, 1.5 मंथ आपका, पर हर मंथ आपका रिलीज करता है। तो ये आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि अभी पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है, पर आपका कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत नेगेटिव ग्रोथ हुई थी आपकी। साथ में इसी से एक डिराइव करा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आपका, या फिर इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। अब 8 तो आपको देख ही लिया है, तो ये कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री है? सो अगेन जो कोर इंडस्ट्रीज है जो आपकी फंडामेंटल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी परफॉर्मेंस देखता है ये इंडेक्स आपका। तो अगेन इट मेजर्स कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इन
8 कोर इंडस्ट्रीज लाइक कोल, क्योंकि अभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी कोल बेस्ड ही आपकी। क्रूड ऑयल आपका, नेचुरल गैस, यानी कि आपका ये पावर सोर्स की बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे पेट्रोल हो, इसके बिना तो चलेगा नहीं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आपका जो क्रूड ऑयल से आपके बनते हैं, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि बेसिक इकोनॉमी के लिए अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका कोल हो गया, कोल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोल हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये हो गए आपके। फिर हो गया फर्टिलाइजर, स्टील एंड सीमेंट आपका। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, आपका कोल प्लस इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल प्लस रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स आपका, प्लस आपका नेचुरल गैस हो गया, 5 ये हो गए। फिर हो गया स्टील, प्लस सीमेंट हो गया आपका, एंड फिर आपका हो गया स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एंड साथ में आपका एक और चीज होगी, फर्टिलाइजर होगा आपका। सो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके 2 हो गए। इस तरीके से आप 8 ध्यान रख सकते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं आपका। तो एक ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है आपका, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। इट कंप्राइजेस 40.27% ऑफ द वेट इन आईआईपी। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं आपके, ये ऑलरेडी आईआईपी में मेंशन है, पर उन आईआईपी में भी आपका ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं डोमिनेट करती हैं। तो ये आपका बहुत एक रियलिस्टिक ट्रेंड बताती है कि इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है। तो उनका आपका इंडेक्स बनाया जाता है उन 8 सेक्टर्स को निकाल के। 8 सेक्टर्स आपको मैंने याद करा दिए हैं, तो ये इसका वेट है 40%। द ग्रोथ रेट ऑफ द आईसीआई इंडेक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू नवंबर 2021-22 वॉज 13.7%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका 17% था, उसमें से 13% तो इसी की ग्रोथ ही थी, कंपेयर टू अगेन नेगेटिव ग्रोथ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 11% आपका। ड्यूरिंग 2020-21 द आईसीआई ग्रोथ रेट वॉज 6.4% आपका माइनस में, कंपेयर टू द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ, अगर हम बात करें, ये तो हमने ईयर ऑन ईयर देखा था आपका कि अप्रैल से नवंबर 2021-22 में आपका, तो वहां पे आपका 11.1% आपका 2020-21 में हुआ था। पर ओवरऑल अगर ईयर में देखें तो नेगेटिव 6.4% पे हुआ था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल ठप हो चुका था, उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो उसमें आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी इन कंपैरिजन टू द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 3% ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। तो 2017-18 से लेकर 2019-20, 2017-18, 18-19, 19-20 में आपका एवरेज 3% की ही ग्रोथ चल रही थी। तो ग्रोथ रेट इस सेक्टर में वैसे भी बहुत कम ही है। This acceleration is ICI is mainly driven by improved performance in the steel, cement, natural gas, coal and electricity। क्योंकि चाहे लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ, इनकी कंजम्पशन बढ़ी रही थी, और उसके बाद भी आपका इसमें काफी रिवाइवल हुआ आपका। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी, स्टील, सीमेंट, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये है। फर्टिलाइजर्स एंड क्रूड ऑयल रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 0.6% एंड 2.7% रिस्पेक्टिवली आपका। तो अभी भी आपका क्रूड ऑयल वगैरह में आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, फर्टिलाइजर्स में भी, बट स्टील, सीमेंट आपका ये है, उसमें काफी आपकी पॉजिटिव ग्रोथ रही थी आपका। तो हमने 2 इंडाइसेस कर लिए आपके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लिया हमने, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज देख लिया आपका। अब हम तीसरे इंडेक्स पे आते हैं। अभी हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं आपके कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उनमें क्या ट्रेंड रहा है। तो तीसरा एक इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन करा था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। So it is an important indicator to assess demand and investment prospects of the economy। तो इकोनॉमी में कितनी डिमांड है और कितनी उस डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो ये भी आपका इंडिकेटर है। सो द सीयू रेट्स आर लार्जली एबल टू ट्रैक द पेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। अगेन 2 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, डिमांड एंड आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इसको मेजर करता है। द एक्सटेंट ऑफ सीयू had decreased substantially during the first quarter of 2020-21 due to COVID pandemic as severe restrictions were imposed in the country. It was however less severe during the second wave of COVID-19। तो अगेन यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ सीयू वहां पे आपका काफी डिक्रीज हो गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, बट अगेन इस टाइम पे आपका नॉर्मल आपका परफॉर्म कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नाम का भी एक आपका इंडिकेटर है, जिसको इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, तो वो आप देख लेना। अगेन इट मेजर्स आपका डिमांड एंड आपका इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी आपका। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग टारगेट करता है। तो ये ध्यान रखना एक और चीज आपका इसमें
कि आपका इंडस्ट्रीज में आपका बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक होता है, तो ये आपका बहुत मेजर होता है, एंड देन अदर्स होते हैं आपके। ग्रॉस कैपिटल आपका फॉर्मेशन में मैंने आपका बात करी थी, तो 50% तो आपका इसी को वेटेज दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग को आपकी। तो ये आपका, तो ये जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ये सिर्फ इसी को मेजर करता है आपका, मेनली मैन्युफैक्चरिंग को। और ये क्या मेजर करता है? डिमांड, इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीजें मेजर करता है आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एंड लास्ट आपका है, इस पे मुझे काफी लग रहा है आपका, आई एम बेटिंग ऑन दिस कि इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, और वो है आरबीआई बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आपका। तो ये इस पे क्वेश्चन सबसे पहला तो यही बन सकता है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स किसका है। तो आरबीआई नॉर्मली ऐसे इंडेक्स रिलीज नहीं करता, मतलब इसमें ऐसे कोई बुराई नहीं है कि ऐसे इंडेक्स क्या है, पर ऐसे मतलब नॉर्मली वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो सब आपका उसके डील करता है। पर बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आपका ये आरबीआई ने रिलीज करा था। इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द डिमांड कंडीशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगेन ये भी डिमांड पे ही आपका मेजर करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, by combining parameters which include overall business situation। तो बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी डिमांड है उसको मेजर करता है बाय मेजरिंग पैरामीटर्स लाइक ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन, प्रोडक्शन, ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, प्रॉफिट मार्जिन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है आपके, ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन है, प्रोडक्शन है, ऑर्डर बुक्स हैं आपकी, इन्वेंट्री है ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, आपका प्रॉफिट मार्जिन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सब चीजों को मेजर करता है आपका। सो द बीईआई बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है, इट रिमेन स्टेबल विद ओनली अ स्लाइट डाउनटर्न इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020-21 owing to the onset of the pandemic. Since then it has been on upswing. So पहले भी स्टेबल रहा था आपका, अभी भी ऊपर ही अच्छा चल रहा है। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आपका ओवरऑल आपका एक स्टेबल रहा है कि आपकी डिमांड कितनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं उनकी कितनी डिमांड है, ये आपका मेजर करता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आपका। तो फ्रेंड्स ये था मेरा, अभी इस टाइम पे मैंने आपको, नहीं अभी लेक्चर बचा है, अभी ओवर नहीं हुआ, अभी मैंने आपको दो सेक्टर्स बता दिए आपको कि ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या कहानी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं आपके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हो गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया, एंड आरबीआई का बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स बता दिया। ये था आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, ये आरबीआई का था। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अभी क्या डेवलपमेंट्स हुई है एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है आपका कि अभी इस टाइम पे एक महारत्ना ऐड हुई करी है, और दूसरा आपका एक आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए पिछले साल 2021 में आपकी एक पॉलिसी आपकी रिलीज करी गई थी, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कौन से स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं कौन से नहीं है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपका। ये दो मेजर पार्ट है, बाकी तो और कुछ नहीं पढ़ने का की जरूरत है। तो एक बार वैसे, लेकिन अगर ओवरव्यू देखें कि क्या हमारा इंडस्ट्रियल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन सीपीएसई, वैसे सीपीएसईज कहा जाता है लेकिन सीपीएसयूज भी कहा जाता है, तो एंटरप्राइजेस की जगह अंडरटेकिंग्स कहा जाता है, लेकिन एंटरप्राइजेस आपका ऑफिशियली यूज कर जाता है, पर अंडरटेकिंग्स भी है। और ध्यान रखना कि स्टेट लेवल पे भी आपके अंडरटेकिंग्स होती है, लेकिन वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द सेंट्रल। तो वैसे जेनरिक टर्म आपकी पीएसयूज या फिर पीएससीज, बट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ स्टेट और सेंटर वाली आपकी है, तो उसमें आपका सीपीएसयूज या फिर स्टेट पीएसयूज हम ऐड कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अभी इस टाइम पे हमारा फोकस है सिर्फ सेंट्रल आपका पीएसयूज या फिर सेंट्रल पीएससीज पे ही है। सो एज ऑफ आपका 31 मार्च 2020 आपका 256 CPSEs वर ऑपरेशनल, देयर वर 58 लिस्टेड CPSEs आपका पिछले साल में विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8.2 लाख करोड़ आपका। तो 256 आपकी, सिर्फ 56 नहीं 256 आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑपरेशनल थी, जिसमें से 58 आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी। एज ऑफ अगर अब उसमें से भी हम देखें तो हमने देख लिया कि 256 तो आपकी ये हैं आपकी सीपीएसयूज हैं आपकी, साथ में आपकी 58 लिस्टेड है। अब इसमें से भी कितनी महारत्ना है कितनी नवरत्ना है, तो आपकी 11 तो महारत्ना है, 11वीं आपकी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको ऐड करा गया था, इसलिए मैंने आपका अक्टूबर 2021 का रेफरेंस ईयर लिया है। 13th नवरत्नाज आपकी,
एंड 73 मिनी रत्नास, और मिनी रत्नास को भी आपका कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के अंदर आपका डिवाइड करा गया है आपका। तो ये अक्टूबर 2021 का स्टेटस है। मिनी रत्ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि महारत्ना कितनी है और नवरत्ना कितनी है आपकी। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ध्यान रखना कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है। इसलिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपका डाला है ताकि आपको याद रहे। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल द सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आपका। तो ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आपका, तो ये डील करता है इन सबके हिसाब किताब के साथ। तो अगेन ध्यान रखना 256 है आपकी, इसमें से भी वैसे अभी थोड़ी शटडाउन करी जाएंगी आपकी। 58 लिस्टेड है आपकी, 11 महा है रत्ना, 13th आपकी नवरत्ना है, एंड आपकी 73 आपकी मिनी रत्ना है, जिसको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के अंदर डिवाइड करा गया है। तो अगर हम टोटल देखें आपका 84 हो गया, 84 हो गया, 95 हो गया। तो साथ में ये भी शो करता है कि सारी पीएसयूज आपकी लिस्टेड नहीं है आपकी, तो कुछ मिनी रत्नास ऐसे भी हैं जो लिस्टेड नहीं है आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये ध्यान रखना है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब हम बात करते हैं कि न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी की आपके बारे में, जो आपकी फरवरी 2021 में आपकी लॉन्च नोटिफाई करी गई थी। न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपकी पॉलिसी ये आपकी 2021 फरवरी में आपकी करी गई थी। सो अगेन इट क्लासिफाइज आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इनटू स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आपका। तो सबसे बेसिक डिवीजन तो वही कर दी कि कौन सी आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपकी स्ट्रैटेजिक है, कौन सी नॉन स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स एज पर द पॉलिसी आर एज अंडर, एक हो गया एटॉमिक एनर्जी आपका हो गया, स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया। तो एटॉमिक एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया। तो जो भी कम्युनिकेशन वाया हो गया, या तो टेलीकम्युनिकेशन हो गया या आपका बेसिक आपका कम्युनिकेशन वाया फिजिकली मीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। पावर हो गया, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स आपका ये एक साथ सेक्टर हो गया। एंड देन आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस आपका हो गया। तो ये आपके सेक्टर्स हैं आपके जिनको इन्होंने स्ट्रैटेजिक करा हुआ है। तो नॉर्मली स्ट्रैटेजिक में हमको लगता है कि डिफेंस होगा, आपका कोल होगा, स्पेस होगा, या फिर आपका एटॉमिक एनर्जी होगा। बट अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल, ये सब भी आपका इसको इंक्लूड करा गया है आपका। तो इसको ध्यान रखने का वही आपका। सबसे पहले तो आपके कन्वेंशनल स्ट्रैटेजिक देख लो कि एटॉमिक हो गया, प्लस स्पेस हो गया, प्लस डिफेंस हो गया, ये आपकी कैटेगरी 1 हो गई। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन में आपका टेली एंड ट्रांसपोर्ट। थर्ड में आपका हो गया फाइनेंसेस में, तो यानी कि हो गया बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपका हो गया। एंड फोर्थ आपका हो गया कोल, पेट्रोल, माइन, ये सब आपका हो गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स भी आ जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपका आ चुका है। तो ये न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी आपकी। द नॉन स्ट्रैटेजिक सीपीएसईज, अगेन मैंने आपको बताया कि कुछ तो स्ट्रैटेजिक सीपीएसईज इन्होंने डिफाइन कर दी, पर जो नॉन स्ट्रैटेजिक सीपीएसईज हैं तो उनका क्या होगा। सो नॉन स्ट्रैटेजिक सीपीएसईज विल बी प्राइवेटाइज्ड और अदरवाइज शैल बी क्लोज्ड। तो आपने देखा कि 256 है। एक टाइम पे आपको शायद अगर ध्यान होगा कि आपने कभी अपने बिल्कुल बचपन में आपने कभी देखा होगा कि मॉडर्न करके ब्रेड आती थी, मॉडर्न ब्रेड, तो वो भी एक्चुअली आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती थी, उसकी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम ब्रेड बनाना थोड़ी है, वो तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो लेकिन 256 है तो इसमें से काफी आपकी इनएफिशिएंट है, बहुत सारी की जरूरत नहीं है, रिडंडेंट है। तो यही है कि कुछ स्ट्रैटेजिक आपके सेक्टर्स हैं, इनमें तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए, पर बाकी जो भी इसके अलावा सेक्टर्स हैं उसमें या तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या शट्टी कर दिया जाएगा। इट एग्जेम्प्ट्स सर्टेन सीपीएसई सच एज दोज सेट अप एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट
2013 और दो सपोर्टिंग वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द स्कोप ऑफ पॉलिसी। तो एक तो स्ट्रैटेजिक पीएसयूज तो हो ही गई, जिनको तो करना ही नहीं, जिनमें तो आपका मतलब शटडाउन तो करना ही नहीं है, उनको प्राइवेटाइज भी नहीं करना, अगर उनके अगर कुछ स्टेक सेल करेंगे तो भी रहेगा, तो उसमें तो ठीक है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी सारी नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं, जो लेकिन कुछ उसमें से ऐसी पीएसयूज हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये कि हमें प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट है, हमें सिर्फ वल्नरेबल सेक्शन को सपोर्ट करना है, तो अगेन उन पीएसयूज को भी आपको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे आपका। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं महारत्ना स्टेटस टू आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। तो आपका अक्टूबर 2021 में आपका जो पीएफसी आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे हम कहते हैं, तो उसे आपको महारत्ना स्टेटस आपका दिया गया था, तो जिसके चक्कर में आपको ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी आपकी काफी मिली थी। एन ऑर्डर टू दिस इफेक्ट वाज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका जो था। अगर पीएफसी के बारे में बात करें, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 एंड इट इज द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अगर हम आज के टाइम की बात करें, एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू पावर सेक्टर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो अगर इस लंबी स्टेटमेंट में होकर हम ब्रेक डाउन करें, तो आपकी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है आपकी, तो वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पावर सेक्टर में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसको आपको इसको पैसा एलोकेट करना है आपका, तो उसको फाइनेंस करना है कि जो भी पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी शॉर्टेज ना हो। एंड ये आपकी इनकॉर्पोरेट करी गई थी 1986 में आपकी। तो ये पीएफसी, अब इसको महारत्ना स्टेटस भी दे दिया गया है। सो अगेन इसमें क्या क्या पावर मिलेंगी? द ग्रांट ऑफ महारत्ना स्टेटस टू पीएफसी विल इंपार्ट एनहांस पावर टू द पीएफसी बोर्ड while taking financial decisions. The board of Maharatna CPSC can make equity investment to undertake financial joint ventures and wholly owned subsidiaries and undertake mergers and acquisition in India and abroad, subject to a ceiling of 15% of the net worth of the concerned CPSC limited to rupees 5,000 crore in one project. तो ये आपका इसके बारे में अगर हम देखें कि क्या क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं, सो अगेन इसको एनहांस पावर मिलेगी जो पीएफसी बोर्ड है आपका, व्हाइल टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। द बोर्ड ऑफ दिस महारत्ना सीपीएससी कैन मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू अंडरटेक जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज एंड अंडरटेक मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये आपके जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन होते हैं आपके होता है, तो ये आपके घर पे भी एंड अब्रॉड भी आपका कर सकता है, सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 15% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न सीपीएससी लिमिटेड टू रुपीज 5,000 करोड़ इन वन प्रोजेक्ट आपका। तो ये इसकी अपर लिमिट आपकी किसी भी प्रोजेक्ट में आपके इंप्लीमेंट करने के लिए। द बोर्ड कैन ऑल्सो स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंट स्कीम्स रिलेटिंग टू पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग आपका। दे कैन ऑल्सो एंटर इन टू टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर्स और अदर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अमंग अदर्स आपका। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है आपका। The board can structure and implement schemes related to personal and human resource management and training, and they can also enter into technology joint ventures or other strategic alliances. ये आपका है। तो ये आपकी एनहांस पावर मिलेंगी जो आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिलेगी, या फिर बाकी सारी महारत्नास को मिलती है। तो पहले ओरिजिनल स्कीम थी आपकी नवरत्ना की थी, पर वो नवरत्ना करके भी अब वो नवरत्ना रही नहीं, उसमें भी बहुत सारी आपकी पीएसयूज को ऐड कर दिया गया, तो नाम के लिए वो नवरत्ना रह गया। फिर उसके बाद एनहांस पावर देने के लिए आपको महारत्ना आपका क्रिएट करा गया था। तो अभी इस टाइम पे हम देखें आपकी महारत्ना तो आपकी 11 है आपकी। तो उसमें अगर हम देखें तो बीएचईएल होगी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर आपकी होगी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। आपका बीपीसीएल हो गया, आईपीसीएल हो गया आपका, सॉरी आईओसीएल हो गया आपका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये आपकी ऑयल रिलेटेड होगी, आपकी बीपीसीएल हो गई, आईओसीएल होगी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी होगी आपकी। तो ये आपकी होगी, और साथ में गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो ये आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर में होगी। साथ में आपकी कोल इंडिया लिमिटेड भी होगी। तो ये आपकी सीपीएससीज होगी आपकी जो एनर्जी सेक्टर के कंटेक्स्ट में आपकी। साथ में कोल है तो वहां पे थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भी होगी। तो एनटीपीसी वैसे इसको नाम यूज करा जाता है, पूरा नाम नहीं, क्योंकि ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भी आपका अब रिन्यूएबल्स में भी इन्वॉल्व है, तो सिर्फ एनटीपीसी यूज करा जाता है। साथ में पावर रिलेटेड हो गया आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो आपका बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया आपका, एंड एचपीसीएल आपका हो गया, एंड गेल हो गया।
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये तो चार हो गई। पावर रिलेटेड की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड हो गया आपका, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। तो ये चार तो पावर कंटेक्स में हो गई आपकी। साथ में आपकी हो गई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपकी हो गई, एंड फिर आपकी हो गई ये आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। तो ये आपकी हो गई है 11 हो गई। बीएचईएल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पीएफसीएल आपकी होगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आप ब्रेकअप कर सकते हैं आपका, इस तरीके से आप ध्यान रख लेना कि ये आप याद कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं नवरत्नास के बारे में। ये ध्यान रख लेना कि इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है आपकी बीएचईएल आपकी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपकी है, बीएचईएल है आपका, एंड ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको देख के लगता था कि पहले शायद ना होगी, पर ये भी नवरत्ना इसको दिया गया था कुछ साल पहले। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके बारे में सुना होगा। एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आपका, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट आपका हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये आपका अभी भी इस टाइम पे ऑयल इंडिया लिमिटेड है आपका, ये इकलौती एक आपकी जो अभी भी इसको नवरत्ना मिला हुआ है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आरआईएनएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आरईसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई, एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी आपका नाल्को हो गया। तो ये आपकी नवरत्ना आपकी सीपीयूज है आपकी। मिनी रत्ना आपको ध्यान करने की जरूरत है नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया आपका पीएसयूज के बारे में। पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ और ओवरऑल उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लिया, उसके इंडाइसिस के बारे में भी बात कर लिए। फिर हमने तीसरा जो टॉपिक आज डिस्कस करा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, वो हमने नवरत्नास और महारत्नास के बारे में करा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आपका महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। फिर आपकी पीएसयू, न्यू पीएसयू या फिर न्यू पीएससी पॉलिसी आपकी लॉन्च करी गई थी आपकी फरवरी 2021 में आपकी। ये आपका लॉन्च करा गया था। तो इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके रेलेवेंट रहते हैं आपके। तो ये हमने देखा था कि ये जो पीएसयू पॉलिसी आपकी फरवरी 2021 को लॉन्च करी गई थी वो भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं स्कीम्स जो पिछले कुछ सालों में आपकी लॉन्च करी गई हैं या फिर रेलेवेंट है, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आत्मनिर्भर अभियान के अंदर आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स या फिर पीएलआई, तो मैं अभी पीएलआई यूज करूंगा, ये ध्यान रख लेना, इसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो यानी कि इंसेंटिव मिलेगा ऑन द बेसिस विच इज लिंक्ड टू आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है आपका, उसको ध्यान में रखते हुए आपका काफी सारी आपकी पीएलआई स्कीम्स लॉन्च करी गई थी इन द बैकग्राउंड ऑफ आत्मनिर्भर अभियान। क्योंकि कोरोना वायरस हो गया था, आत्मनिर्भर तो होना ही था, डिपेंडेंसी कम हो गई थी क्योंकि ट्रेडिंग बहुत कम हो रही थी इस कंटेक्स्ट में। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए एंड टू एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स, एन आउटले ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़ आपका 1.97 लाख करोड़ आपका वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021-22 फॉर पीएलआई स्कीम्स फॉर 14 की सेक्टर्स। पहले आपका 13 सेक्टर्स थे, फिर आपका ड्रोन्स भी ऐड कर दिया गया था, फिर 14 की सेक्टर्स हो गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22। तो आप देख सकते हैं कितना रेलेवेंट है आपका। तो ये कौन से आपके 14 सेक्टर्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पीएलआई स्कीम्स, तो 2 लाख करोड़ का बजट दिया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का आपका। तो 14 सेक्टर्स कौन से हैं? ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आपका, स्पेशलिटी स्टील, इसको अलग से मैं डिस्कस करूंगा, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स के अंदर आपका आ जाता है एयर कंडीशनर आ जाते हैं, एलईडी लाइट्स आ जाते हैं, ये सब आ जाता है व्हाइट गुड्स के अंदर आपका। फिर आता है फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मैन मेड फाइबर सेगमेंट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स आपका, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स आपका, एडवांस केमिस्ट्री सेल आपका, एसीसी आपका, मेडिकल डिवाइसेस, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स आपका, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडियरीज एंड एपीआई आपका, एंड ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, ये आपका बाद में ऐड करा गया था। ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स पहले आपके 13 थे। तो ये आपकी 14 है। अगेन इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके ऊपर पीएलआई है नहीं है, या फिर डिटेल में भी आ सकता है। तो ये आपको 14 सेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स,
फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल आपका, मेडिकल डिवाइसेस, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएरीज एंड एपीआईज, ये भी फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड ही है वैसे, पर अलग से एक स्कीम है आपकी, ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट आपका, ये आपका है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे आपको स्कीम्स के एटलीस्ट नाम तो ध्यान रख लीजिए कि अगर इनकेस क्वेश्चन है कि कौन सी पीएलआई स्कीम है नहीं या फिर ओरिजिनल थी तो ध्यान रखने ना। तो ऑल्दो डीपीआईआईटी आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आपका, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, इट इज डूइंग द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन फॉर पीएलआई स्कीम्स आपका, इट इज द नोडल डिपार्टमेंट। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन तो कर रहा है, पर वैसे स्पेसिफिक जो टेलीकॉम वाली है वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री आपका देख रही है, डिपार्टमेंट टेलीकॉम देख रहा है, बट इट इज द स्पेसिफिक नोडल डिपार्टमेंट फॉर पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स। तो व्हाइट गुड्स की अगर बात करें तो व्हाइट गुड्स मतलब होता है आपका एयर कंडीशनर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, होम अप्लायंसेस हो गए। तो ये आपके ऐसे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनको व्हाइट गुड्स कहा जाता है। बड़े बड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनको आप बाहर लेके घूम नहीं सकते, मोबाइल फोन आपका व्हाइट गुड में नहीं आता, तो इनको व्हाइट गुड किस लिए कहा जाता है, क्योंकि पहले इनिशियली ये व्हाइट कलर में आते थे, बट अब तो वैसे बहुत सारे कलर्स में आपके आते हैं, तो इसलिए इनको व्हाइट गुड कहा जाता है। तो व्हाइट गुड्स की भी बात करें तो एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स को ही फोकस कर रहे हैं, एंड इसका आउटले आपका 6000 करोड़ प्लस आपका। साथ में 2020-21 का आपका बजट प्रेजेंट करते हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस प्लान्स टू सेटअप इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल आपका। तो 2020-21 का बजट प्रेजेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के बारे में अनाउंसमेंट करी थी। Subsequently, DPIIT along with Invest India initiated the process of developing the portal as a national single window system आपका था। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आपका ये इन्वेस्ट इंडिया along with इन्वेस्ट इंडिया DPIIT initiated the process of developing the portal as a national single window system आपका। तो ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की जगह अब आपका नेशनल सिंगल विंडो आपका सिस्टम आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आपका बना दिया गया। सो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आपका इमेजिन करा जा रहा है। तो ये सारे आपके रेगुलेटरी आपके अप्रूवल दिया करेगा, एंड दिस वाज सॉफ्ट लॉन्च्ड ऑन 22 सितंबर 2021 आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। तो इसका यही है कि ये आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज के पास कौन अप्रूवल जाएगा। आप सिर्फ अगर आपको अप्रूवल लेना है तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के पास आपके पास जाएंगे, वहां पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। तो ये आपका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करें तो अगेन ये तो अलग ही आपका टॉपिक हो जाएगा। वैसे इसको हॉल्ट पे करा गया है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आपकी वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, वैसे इसको हॉल्ट पे करा हुआ है अभी इस टाइम पे, क्योंकि इसमें कुछ मेथोडोलॉजिकल इश्यूज है तो अभी रिलीज नहीं करी जा रही। पर 2020 में जब लास्ट रिलीज करी थी तो उसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव फ्रॉम 142 इन 2014 टू 63 इन 2020। तो यही कहा गया था कि अगेन ग्रेजुअली 142 से होकर फिर उसके बाद हर ईयर कुछ ना कुछ आपका रैंकिंग करी थी, फिर टॉप 100 के अंदर ब्रेक करा इंडिया ने, और 2020 में 63 रैंक इंडिया की आई थी, एंड 142 थी आपकी 2014 में। तो आप देख सकते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी इंडिया ने अच्छा करा है, बट अगेन इस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं तो चेंजेस होंगे कुछ। साथ में एक रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल भी बनाया गया है in order to monitor large database of compliances across central ministries, departments and states. DPIIT has launched the regulatory compliance portal on 1st of January 2021 आपका ये आपका लॉन्च करा गया था। based on data uploaded on regulatory compliance portal, more than 25,000 compliances have been reduced by central ministries, department and states combined. साथ में एक इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक भी बनाया गया है आपका। तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB, तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड आपका GIS बेस्ड पोर्टल है, developed by DPIIT as a one-stop repository of all infrastructure, industrial infrastructure related information. तो ये एक ऐसा पोर्टल है DPIIT ये जो बनाए हैं आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसा पोर्टल है, GIS बेस्ड पोर्टल है एज अ वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल में होगी, रिलेटेड टू आपका कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेरेन, प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन ऑन वेकेंट प्लॉट्स, लाइन ऑफ एक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस पे। Currently, the IILB, India Industrial Land Bank, has approximately 4,500 industrial parks map across an area of
मतलब काफी ज्यादा आपका 5 लाख हेक्टेयर की जो लैंड है। तो अगेन आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये आपका किसने बनाया है, डीपीआईआईटी ने बनाया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में एक और इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आपका। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। आपकी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, तो हर डिस्ट्रिक्ट की ऑलमोस्ट कहा जाता है कि कुछ ना कुछ खासियत होती है वहां पे, तो वहां की जो खासियत है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको प्रमोट करना है। सो अगेन ओडीओपी इनिशिएटिव इज ऑपरेशनली मर्ज विद द डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। तो ऑपरेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक इनिशिएटिव आपका डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका है, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उसके साथ मर्ज करा जाता है, मतलब ऑपरेशनल लेवल पे दोनों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है आपकी। तो डीजीएफटी जो आपका डिपार्टमेंट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर है, तो ये दोनों सिंक में काम करते हैं विद डीपीआईटी एज अ मेजर स्टेक होल्डर टू सिनर्जाइज द वर्क अंडरटेकन बाय डीजीएफटी। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब का जो काम है वो ओडीओपी आपका काम करता है आपका। तो ये तो इन जनरल स्कीम्स हो गए इंडस्ट्री रिलेटेड। अब हम थोड़ा हेवी इंडस्ट्रीज की जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, उसकी कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो पिछले साल कुछ साल में आपकी पड़ी थी। तो इसकी वैसे तो एक मेजर स्कीम आपकी फेम करके है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंटेक्स में है, उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टाइम पे आपका ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपका पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल आपका। तो ये नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल है, तो ये अप्रूव करा गया था यूनियन कैबिनेट ने आपका मई 2021 में, लास्ट ईयर ही करा था, विद एन आउटले ऑफ 18,000 करोड़ टू इंसेंटिवाइज सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री फॉर 50 गीगावाट आवर ऑफ एसीसी एंड 5 गीगावाट आवर ऑफ नीश एसीसी आपका। तो ये आपका प्रोग्राम है, तो ये आपका 18,000 करोड़ के आपके आउटले से बनाया गया था टू इंसेंटिवाइज सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री फॉर 50 गीगावाट आवर ऑफ एसीसी एंड 5 गीगावाट आवर ऑफ नीश एसीसी। एज ऑफ नाउ एसीसी आर इंपोर्टेड इन द कंट्री आपका। ये आपके एडवांस केमिस्ट्री सेल है आपके, ये इस टाइम पे आपके इंपोर्ट करे जा रहे हैं। तो इसमें भी आत्मनिर्भरता लाने के लिए ही ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, मई में आपकी लॉन्च कर दी गई थी और जून 2021 में आपकी नोटिफाई कर दी गई थी। तो एडवांस केमिस्ट्री सेल है, उसको इंपोर्ट रिडक्शन उसको करनी है, आपका आत्मनिर्भरता लानी है, इसलिए आपका करा है। थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ऑप्टिमली इंसेंटिवाइज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे बाहर के हो, टू सेटअप गीगा स्केल ACC manufacturing facilities with emphasis on maximum value addition and quality output and achieving pre-committed capacity level within a predefined time period. Total investment of rupees 45,000 crore is envisaged under this scheme आपका। तो ये इसका आपका माना जाता है कि ये इतनी इसकी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, स्कीम के अंदर आपकी। The scheme will reduce the import bills of ACC by 1.5 लाख करोड़ आपका। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैज बीन इशूड इन अक्टूबर 2021 आपका। तो अगेन इस पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है साइलेंटली, आपको हो सकता है इसके बारे में पता भी ना हो, पर AQ बायस पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। फॉर इनवाइटिंग प्रपोजल्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर ACC बैटरी स्टोरेज इन इंडिया। तो ये तो आपका हो गया आपका एक नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल। तो ये डिपार्टमेंट, तो ये एडवांस केमिस्ट्री सेल से मत चले जाना कि अर्थ साइंसेज है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो डील करती है आपका। तो ये एडवांस केमिस्ट्री सेल्स का डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज आपका। अब हम बात करते हैं, एक और है आपका नेट्रैक्स आपका। तो ये एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है। तो अगर हाई स्पीड व्हीकल्स है उनको टेस्ट करना है, उसके लिए एक आपका नेट्रैक्स बनाया गया था, और ये बनाया गया है 11 किलोमीटर लॉन्ग है, 11.3 किलोमीटर लॉन्ग है, एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक। एंड ये आपका नेट्रैक्स है विच वॉज आपका इनॉग्रेटेड इन इंदौर इन मध्य प्रदेश, जो आपका मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, तो 2021 में करा था। दिस विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर ऑटोमोबाइल्स विद इन द कंट्रीज। तो अगेन अगर आपका हाई परफॉर्मेंस हाई स्पीड आपकी कार्स आपकी लॉन्च करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके करना है, क्योंकि हाई स्पीड कार्स हैं वो स्टार्ट होती हैं फिर एंड होती है, उनको एंड होते होते उनको ब्रेक लगाते हुए भी काफी टाइम लग जाता है उनको। तो अगेन 11.3 किलोमीटर लॉन्ग है। अवेलेबिलिटी ऑफ नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक HST आपका विल इंकरेज इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स आपका। तो नेट्रैक्स हो गया, हमने एडवांस केमिस्ट्री सेल वाला भी एक नेशनल मिशन प्रोग्राम हो गया। साथ में आपका एक हो गया नेट्रिप इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमोटिव होमोजेनाइजेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर एट 3 न्यू सेंटर्स ऑफ एट
GARC चेन्नई, नेट्रिक्स इंदौर एंड NIA IMT सिलचर। तो ये देख लेना कि आपके यहाँ पे ऑटोमोटिव आपके टेस्टिंग वगैरह, ऑटोमोबाइल्स की टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए आपका 3 सेंटर्स आपके सेटअप करे जाएंगे नेट्रिप के अंदर। तो एक तो नेट्रैक्स हो गया जो मैंने आपको बताया था इंदौर में हो गया, दूसरा हो गया GARC चेन्नई में हो गया, एंड तीसरा हो गया NIA IMT आपका सिलचर में आपका हो गया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अपग्रेडेशन ऑफ 3 एग्जिस्टिंग सेंटर्स एट ARAI पुणे, VRDE अहमदनगर एंड ICAT मानेसर आपका गुड़गांव में। तो 3 सेंटर्स को आपकी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होगी, उनको सेटअप करा जाएगा, एंड 3 सेंटर्स को आपका अपग्रेड करा जाएगा। तो ये आपके पॉइंट्स हैं आपके नेट्रिप के अंदर। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड ऑन मार्च 2021 एंड सब्सिक्वेंटली टेकन बाय द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड आपका। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड ने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट आपका ओवरटेक कर लिया है। सो ये आपका हो गया। साथ में इश्यू ऑफ GST कंसेशन सर्टिफिकेट एट 2 ऑर्थोपेडिक्स। तो अगेन जो ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड पर्सन है, तो अगेन ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अपने सिटीजन चार्टर्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो ये एम्फेसिस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करनी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ये आपका हेवी इंडस्ट्रीज का है। कैपिटल गुड स्कीम भी एक आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की। इन ऑर्डर टू एड्रेस द स्किल गैप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी नीड्स फॉर द कैपिटल गुड सेक्टर, Phase 1 of the capital goods scheme was launched by the department in 2014। तो 2014 में आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने ये कैपिटल गुड स्कीम लॉन्च करी थी। Phase 1 of the scheme fostered partnership between academy and industry for engendering टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विद गवर्नमेंट सपोर्ट आपका ये हो गया। साथ में 15 कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स आपका इंक्लूडिंग CEFCs इंक्लूडिंग 4 इंडस्ट्री 4.0 समर्थ आपका, इंडस्ट्री 4.0 आपका जो 4th रेवोल्यूशन है उसका समर्थ सेंटर्स, एंड 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स, 8 सेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके इस स्कीम के अंदर आपके सेटअप करे गए हैं आपके। साथ में डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड ओपन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक वेब बेस्ड ओपन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म सेटअप करा है अंडर द कैपिटल गुड स्कीम। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो आपका वेब बेस्ड ओपन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने नहीं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने करा कैपिटल गुड स्कीम के अंदर, एंड ये इनॉग्रेट करा गया था टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म इन जुलाई 2021। एंड द 6 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैव बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास, CMTI, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT, ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ARI जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड HMT इन एसोसिएशन विद ISC बेंगलोर। These platforms will focus on development on technologies for globally competitive manufacturing in India। साथ में एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द कैपिटल गुड सेक्टर। तो कैपिटल गुड सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी कैपिटल गुड स्कीम के अंदर एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, अब उसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी आपकी बढ़ानी है, उसके अंदर क्या क्या आपका करा गया है। सो Ministry of Heavy Industries आपका is in the process of launching the phase 2 of the enhancement of competitiveness in the Indian capital goods sector, which will further lead to Indianization of projects and technology। The scheme proposal with an outlay of 1200 करोड़ का इसको अप्रूवल मिला गया है आपका सेंट्रल। तो ये हो गया आपका। तो हमने हेवी इंडस्ट्रीज की भी आपकी स्कीम्स देख ली, उसके अंदर कैपिटल गुड स्कीम हो गई, उसकी कौन कौन सी PLI स्कीम्स हो गई है वो हमने एक बार बात कर ली, ऑटोमेटिव का उसके बारे में बात कर ली। नेट्रैक्स जो आपका सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपका है नेट्रैक्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंदौर में आपका इनॉग्रेट करा गया था, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज में FDI के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज में कितनी FDI हुई है और क्या चेंजेस आए हैं, कौन से सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा FDI है उसके बारे में देखते हैं। सो इंडिया रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ $81 बिलियन इन 2020-21। तो अगर आप देखें तो FDI इनफ्लो, वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे आपकी कम हो ज्यादा हो, पर FDI कंसिस्टेंटली इंडिया की बढ़ रही है आपकी। तो अगर 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर देखें तो उसमें इंडिया का FDI इनफ्लो था $81 बिलियन, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 10% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। द इंक्रीज हैज बीन ऑन द बैक ऑफ ग्रोथ ऑफ 20% इन 2019-20। Over the last financial years, India received FDI inflows worth $450 billion, which is nearly 58% of the FDI received by the country in the last 21 years आपका। तो लास्ट फाइनेंशियल
5 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर बात करें 2014 से 21 के बीच में, तो इंडिया को जो एफडीआई मिली थी $440 बिलियन की मिली थी, जो आपका 58% है जो ऑफ द एफडीआई विच वाज रिसीव्ड बाय द कंट्री इन द लास्ट 21 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, तो ये ध्यान रख लेना। साथ में अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स करे गए थे कोविड के बाद। आपका आत्मनिर्भर अभियान है, इतने सारे लॉन्च करे गए। तो कोविड के पेंडेमिक में एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स आपके डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या करे गए थे। तो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर इज अलाउड अप टू 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूप। पहले 49% था, पर अब 74% आपका कर दिया ऑटोमेटिक रूप फॉर कंपनी सीकिंग न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस। एंड एफडीआई बियॉन्ड 74% एंड अप टू 100% विल बी परमिटेड अंडर गवर्नमेंट रूट आपका। तो यानी कि डिफेंस को इतना आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता था, पर उसके अंडर भी एफडीआई कर दी है आपकी 74%। 49 तो छोड़िए, 74% करती है ऑटोमेटिक रूट के अंदर फॉर दोज कंपनी सीकिंग न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस एंड फॉर कंपनी अदर देन दैट। अगर 74 के से 100 के बीच में आकर एफटीआई की बात करनी है तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू होगी। बाकी केस में तो ऑटोमेटिक रूट है आपका। तो गवर्नमेंट रूट के अंदर आपका 74 to 100% के बीच में आपको एफडीआई आप कर सकते हैं। तो ये डिफेंस हो गया। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर। तो बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट और ऑटोमेटिक खत्म ही कर दिया उन्होंने कहा 100% कर सकते हैं एंड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, यानी कि कोई अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है, एफडीआई आप कर सकते हैं। तो 100% आप कर सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो अगेन गवर्नमेंट, पहले इंश्योरेंस काफी क्लोज सेक्टर माना जाता था, पर इंश्योरेंस सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया है। तो पहले 49% थी, अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है इंश्योरेंस अप टू 74% इन इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड अलाउज फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद द सेफगार्ड्स। तो अगेन 74% एफडीआई अलाउ कर दी है, इनफैक्ट इवन फॉरेन ओनरशिप भी अलाउ कर दी है, बट विद सम सेफगार्ड्स। तो ये करा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चलो यार आप आ गए और पूरा रूल कर रहे हैं आपका इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट अगेन विद सेफगार्ड्स। साथ में एक एफडीआई मॉनिटरिंग सेल भी आपका, इट हैज बीन फॉर्म्ड व्हिच फॉलोज अप विद द एप्लीकेंट इन्वेस्टर टू एक्सपीडिट एफडीआई प्रपोजल। तो आपका देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में आपका एफडीआई के बारे में करने के लिए आपका या फिर आपका रेगुलेटरी परमिशन लेने के लिए आपका काफी ज्यादा सहूलियत आपको प्रोवाइड करी जा रही है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% इज परमिटेड। 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी परमिटेड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन केसेस वेयर द गवर्नमेंट हैज accorded an in principle approval for strategic disinvestment of a public sector undertaking engaged in petroleum and natural gas sector। तो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस सेक्टर का ऐसा वो पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है उसकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन एरियाज में आपका 100% एफडीआई आपका ऑटोमेटिक रूट में है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, वैसे तो गवर्नमेंट ने आपकी न्यू पीएससी पॉलिसी आपकी लॉन्च करी थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने आपके काफी सारे सेक्टर्स मेंशन करे थे। जैसे आपका मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं आपके, उसमें अगर हम बात करें तो आपका एफडीआई के कंटेक्स्ट में जो ये आपकी पीएससी पॉलिसी के बारे में बात करें जो आपकी फरवरी 2021 को लॉन्च करी थी, तो उसमें आपका एटॉमिक हो गया प्लस डिफेंस हो गया प्लस न्यूक्लियर प्लस हो गया आपका ये एटॉमिक हो गया, डिफेंस हो गया, एंड साथ में फिर आपका हो गया पेट्रोल भी हो गया था आपका, पेट्रोल प्लस रिफाइनिंग में आपका आ गया था। ये डिफेंस के साथ साथ में स्पेस मैंने मेंशन कर रहा था आपका, प्लस रिफाइनिंग आ गया था। फाइनेंसेस में आपका बैंक आ गया था, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज आपका आ गया था, एंड आपका माइंस एंड मिनरल्स भी आ गया था। तो ये सारे आपके स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स थे आपके, मैंने आपको बताया था। तो अगर पर्टिकुलर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि आप कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपके, तो उसमें उन केसेस में उन फॉरेन ये आपका पेट्रोलियम एंड ऑयल सेक्टर में आपका इन प्रिंसिपल अगर अप्रूवल ऑलरेडी दिया है तो उस केस में आपका 100% एफडीआई कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में। तो जैसे फाइनेंस आपका मैंने बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर में आपका था, उसी तरीके से आपका कर सकते हैं। एंड साथ में टू एंश्योर कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन और टेक ओवर ना हो, कि अगर एक कोई टेक ओवर सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि किसी की इकोनॉमी को खराब करना है या फिर उसके
एक्विजिशन या फिर टेक ओवर के चक्कर में आपका पब्लिक का नुकसान होगा। तो 2020 में एफडीआई की पॉलिसी को अमेंड करा गया था, अकॉर्डिंग टू विच एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया, वैसे चाइना को टारगेट करने के कंटेक्स्ट में करा था विदाउट मेंशनिंग चाइना। सो एनी एंटिटी ऑफ अ कंट्री, एनी कंपनी ऑफ अ कंट्री या फिर चाइना की कोई ऐसी कंपनी which shares land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under government route। तो अगेन ये इंश्योर करने के लिए आपका कि चाइना की कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो गवर्नमेंट रूट से ही आपका इन्वेस्ट करेगी, ये कंटेक्स्ट में मेन इसका था। तो ये आपका एफडीआई पॉलिसी अमेंड करी थी 2020 में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दिया, न्यूज़ दी मैंने आपको, साथ में मैंने आपको बताया कि क्या ग्रोथ रेट है, क्या आपका कंपोजिशन है, क्या क्या इंडाइसेस हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं। तो आपको आई होप अच्छा लगा हो लेक्चर ये। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हो गए आपके, जैसे एमएसएमईज का सेक्टर हो गया, उसमें डेफिनेशन उसकी चेंजेस हुए हैं। साथ में फिर आपका हो गया कि आपका स्टील का सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, जो मेजर सेक्टर है उसको मैं अलग से आपके डिस्कस करूंगा एक अलग लेक्चर में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के चक्कर में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please feel free to connect with us via these social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. This is our mail ID info@aqbias.com and this is our contact number 9319058800. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.